गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ एसएसटी बाय महेश्वर सर। पिछले क्लास में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को शुरू किए थे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि इकोनॉमिक कंडीशन को हम लोग समझे थे कि इकोनॉमिक कंडीशन उसका किस तरीके का था जिसके कारण रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। आज हम लोग जो है फ्रांस का 1789 से पहले फ्रांस में सोशल कंडीशन किस तरीके का था इसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। सोशल कंडीशन ऑफ फ्रांस बिफोर 79। ये सारी बातें हम 79 से पहले हमने पहले भी कहा है कि इसलिए पढ़ रहे हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि वास्तव में लोग वहां पे रिवॉल्यूशन करने के लिए क्यों उतारू हो गए। तो सोशल कंडीशन को हमको ऐसे समझना है कि जो फ्रांस का सोशल स्ट्रक्चर था वो 3 स्टेट्स में डिवाइड था। फ्रांस का समाज का जो है बंटवारा जो है 3 ग्रुप्स में था। जो सबसे टॉप मोस्ट जो स्टेटस प्राप्त जो वर्ग था इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट स्टेट। इसका नाम है फर्स्ट स्टेट। मिडिल क्लास वाला जो स्थिति था जिसमें मिडिल क्लास में जो लोग रहते थे उसको कहते थे सेकंड स्टेट। जबकि सबसे निम्न वर्ग का जो स्थिति था उसमें जो लोग रहते थे उसको हम लोग कहते थे थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में मेनली कौन आता था? तो मेनली जो है चर्च के जो प्रीस्ट होते थे, जो पादरी होते थे, वो इसमें फर्स्ट स्टेट में आते थे। इसको हम लोग कहते हैं क्लर्जी। ये जो क्लर्जी क्लास है, जो पादरी वर्ग है, वो फर्स्ट स्टेट में आता था और समाज में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति यही माना जाता था। सेकंड स्टेट में मूलतः जो लोग आते थे उसको नोबल्स या नोबिलिटी कहते थे। नोबिलिटी इसका मतलब ये कुलीन वर्ग थे। ये हो गया पादरी वर्ग, ये हो गया कुलीन वर्ग। थर्ड स्टेट में बहुत सारे लोग आते थे। थर्ड स्टेट अपने आप पे यूनिफाइड नहीं था, मतलब ये समान नहीं था। इस थर्ड स्टेट में भी कई सारे बंटवारे थे। थर्ड स्टेट का जो टॉप मोस्ट लेयर जो है, सपोज कीजिए ये लेयर जो है इसका टॉप मोस्ट है थर्ड स्टेट का। इस थर्ड स्टेट के टॉप मोस्ट जो लेयर में जो लोग रहते थे उसमें आ जाएंगे आपके बिजनेसमैन, मर्चेंट्स जो व्यापारी लोग हुआ करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसी में आते थे। इसके अलावा अन्य लोग सेकंड कैटेगरी जो थर्ड स्टेट का जो बंटवारा है, थर्ड स्टेट में सबसे टॉप मोस्ट हो गए बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, इंडस्ट्रीज। जो उससे नीचे कैटेगरी के हैं वे भी थर्ड स्टेट का हिस्सा है। उसमें कौन आते थे? उसमें आ जाएंगे आपके टीचर्स, लॉयर्स एटसेट्रा। या इसमें पीजेंट्स भी आ सकते हैं, पीजेंट्स भी आते थे इसमें, किसान जो है इसमें आते थे। लेकिन ये किसान जो है समृद्ध होते थे, ये किसान जो है वो अमीर होते थे। और थर्ड स्टेट में जो सबसे नीचे वाला जो क्लास था उसमें मेनली जो है वैसे पीजेंट्स थे जो लैंडलेस होते थे। ऐसे पेजेंट्स हैं जो लैंडलेस होते हैं। साथ ही साथ वैसे लोग, इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि लैंडलेस जो लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस। तो फ्रांस का सोसाइटी जो है ये 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसका जो है टॉप मोस्ट जो स्टेट है उसमें क्लर्जी क्लास रहता था, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में डिफरेंट लोग इसमें शामिल रहते थे। इसको काफी अच्छे से यहाँ समझ लेना है
क्योंकि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आगे जब कंटिन्यू होगा तो ये अगर ये थर्ड स्टेट का बनावट अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे काफी दिक्कत होगा आपको समझने में। तो इसलिए यहाँ अगर आगे प्रॉब्लम आएगा तो आप कभी भी जो है उसको दोबारा भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, थर्ड स्टेट जो है यूनिफॉर्म नहीं था, इसमें भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन था। इसमें जो सबसे अमीर वर्ग थे वो बिजनेसमैन, मर्चेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सेट्रा बहुत सारे लोग आते थे। इसका जो मिडिल क्लास है उसमें टीचर्स, लॉयर्स, जो वेल्थी पीजेंट्स है वो आते थे। जबकि थर्ड स्टेट का सबसे निम्न वर्ग जो है वो मेनली या तो लैंडलेस होता था, लैंडलेस पीजेंट होता था, या फिर जो आर्टिसंस जो होते थे, जो कारीगर होते थे छोटे छोटे, वो आते थे। महज इसका बंटवारा अगर इतना रहता तब भी चल जाता। ये जो सोसाइटी था, ये सोसाइटी प्रिविलेज्ड बेस्ड सोसाइटी हुआ करता था। प्रिविलेज्ड बेस्ड सोसाइटी, प्रिविलेज्ड बेस्ड सोसाइटी मतलब ये कि यह जो समाज था वो विशेषाधिकार प्राप्त समाज था। मतलब ये कि इस समाज में ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कुछ लोगों को जन्म से ही बाय बर्थ ही जो है कई सारे राइट्स मिले हुए थे और कुछ लोगों को बाय बर्थ ही कई सारे राइट्स नहीं मिले हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि ऊपर के दो स्टेट्स हैं, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट, इसमें रहने वाले लोगों को कोई टैक्स स्टेट को नहीं पे करना होता था। मतलब ये कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, राज्य को टैक्स जो है केवल और केवल थर्ड स्टेट के लोग ही देते थे। नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना है और सारा मलाईदार पोस्ट ही है, इन्हीं के पास सब कुछ है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे इसका। नो टैक्स टू स्टेट, राज्य को ये लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। टैक्स कौन दे रहा है? केवल और केवल थर्ड स्टेट ही दे रहा है, थर्ड स्टेट के लोग ही दे रहे हैं। जबकि आमदनी अगर देखा जाए, इनकम देखा जाए, तो इनसे आमदनी के मामले में थर्ड स्टेट की आमदनी काफी कम है। दूसरी बात, एक और फैक्ट इसमें बता दूं कि उस समय का जो फ्रांस था, उस फ्रांस का जो पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन का 90% जो लोग थे वो पीजेंट्स थे, किसान थे। लेकिन इन किसानों के पास, ये जो किसान थे उनमें से अधिकांश किसान ऐसे किसान थे जो लैंडलेस थे, जमीन उनके पास नहीं था। 60% जो जमीन था वो इन दो क्लासेस के पास ही था। फ्रांस का 60% जमीन जो है वो क्लर्जी और नोबिलिटी के पास है। प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी का एक और बड़ा एग्जांपल ये है कि कई सारे जो पोस्ट हैं, जैसे चर्च का प्रीस्ट हुआ, जैसे टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हुए, वो सारे के सारे रिजर्व रहते थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लिए। थर्ड स्टेट के पास कोई राइट्स नहीं हुए करते थे। अच्छा, एक बात और है, उस समय एक और टर्म मिलेगा आपको अगर आप बुक पढ़िएगा तो, कि उस समय क्या है कि फ्रांस में, फ्रांस ही नहीं बल्कि ऑल ओवर यूरोप में एक सिस्टम काम करता था जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूडल सिस्टम। तो फ्रांस का जो सोसाइटी है वो फ्यूडल सिस्टम बेस्ड सोसाइटी है। फ्यूडल सिस्टम बेस्ड सोसाइटी, हिंदी में सामंती व्यवस्था आधारित यहाँ पे समाज था। अब ये सामंती व्यवस्था क्या है? इस सामंती व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा प्लॉट होता था। जमीन अभी हम बताएंगे 60% जमीन जो है इन दोनों के पास था। उस जमीन पे मान लीजिए ये एक प्लॉट है, बड़ा सा प्लॉट है, सारे पे वो आदमी तो एग्रीकल्चर करेगा नहीं, इस पे जो है छोटे छोटे पीजेंट्स जो है यहाँ पे रहते थे, यहाँ रह रहे हैं। ये पीजेंट्स जो है, जो इसका जो इस एरिया का जो मालिक होता था उसके लिए फ्री में काम करते थे, फ्री सर्विसेज देते थे। जैसे इसके खेतों में काम करना फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको जैसे उपज हो रहा है, जो प्रोडक्शन इनका हो रहा है उसका जो है चढ़ावे के रूप में जो है इनको फ्री में गिफ्ट करना। अगर रोड वगैरह बन रहा है तो रोड बनाने में जो है ये जो इस एरिया का जो मालिक है वो इनकी
जबरन भर्ती कर सकता है। अगर आर्मी की में नियुक्ति हो रहा है तो उनको जो है जबरन जो है ये व्यक्ति ले सकता है, वगैरह वगैरह। तो फ्यूडल सिस्टम में मेनली क्या था कि ऊपर के जो 2 क्लास हैं उनको काफी फायदा हो रहा है, जबकि थर्ड स्टेट के जो सबसे निम्न वर्ग के लोग हैं उस वर्ग को नुकसान ही नुकसान है इस फ्यूडल सिस्टम में। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सिस्टम में, इस सोशल स्ट्रक्चर में चर्च की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। चर्च की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ये जो फ्यूडल सिस्टम है इसमें जो नोबल है उसको तो बहुत सारे गिफ्ट देते ही ये छोटे छोटे किसान, साथ ही साथ चर्च को भी ये लोग एक खास प्रकार का टैक्स देते थे। चर्च को जो है थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा एक खास टैक्स दिया जाता था और उस टैक्स का नाम है टाइथ। याद रखना है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि टाइथ क्या था, व्हाट वाज टाइथ। कई लोग टीथे भी बोलते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन। तो टाइथ क्या था कि थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा चर्च को दिया जाने वाला टैक्स। ये टैक्स जो है, टाइथ जो है वो एक तो मैंने बताया कि एक तो ये स्टेट को टैक्स दे रहे हैं, दूसरी बात ये कि ये लोग चर्च को भी जो है ये लोग टैक्स दे रहे हैं और उसी टैक्स का नाम है टाइथ। और ये टाइथ जो है, जो टोटल उनका प्रोडक्शन होता था, टोटल उपज का 10% टाइथ के रूप में इनको चर्च को भेंट करना पड़ता। तो ये स्थिति थी अपने यहाँ फ्रांस में जो है समाज का। जाहिर सी बात है समाज 2 भागों में बटा हुआ था, एक हैव्स थे और दूसरे हैव नॉट्स। मतलब एक के पास बहुत कुछ है और एक के पास कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है थर्ड स्टेट बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहा था। और ये जो दयनीय स्थिति है, टैक्स का दबाव बहुत ज्यादा है, ये तब और खराब हो जाता था, ये और ज्यादा बदतर हो जाती थी उनकी स्थिति जब किसी साल जो है अकाल जैसी स्थिति आ जाती थी। फ्रांस में एक टर्म यूज किया जाता है, उस टर्म को भी समझना है, सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस हिंदी में कहते हैं इसको जीविका संकट। जीविका संकट। अब ये क्या है? ये सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है कि इनकी स्थिति तो ऐसे भी वैसे भी खराब थी इनकी। और अगर किसी साल ये जो है जिसको हम कहते हैं कि जीविका संकट का मतलब जीने के लिए संघर्ष करना, सर्वाइवल के लिए जो है वो आप डेली लड़ाई कर रहे हैं। और ये जीविका संकट पैदा होने का रीजन क्या था? तो 3 रीजन मेनली इसमें था। पहला रीजन ये है कि 1715 से लेकर 1789 तक आते आते फ्रांस की जनसंख्या में काफी वृद्धि हो गई, पॉपुलेशन काफी ग्रोथ हो गया। पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन हो रहा था वो प्रोडक्शन उस रफ्तार से नहीं आगे बढ़ा जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब डिमांड ज्यादा रहेगा, जब डिमांड ज्यादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगा, तो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं कि इसके कारण होता क्या है कि कीमतें बढ़ जाती हैं। सोना महंगा क्यों है? क्योंकि सोना जो है नेचर में लिमिटेड मात्रा में है, डिमांड उसका ज्यादा है, तो जाहिर सा बात है सोना जैसा चीज जो है महंगा होगा ही। मिट्टी महंगा क्यों नहीं है? बालू महंगा, मिट्टी महंगा इसलिए नहीं है क्योंकि उसका डिमांड उतना नहीं है जितना उसका सप्लाई है, पर्याप्त मात्रा में, इसलिए मिट्टी का भाव कुछ भी नहीं है, सोने का भाव काफी ज्यादा है। तो जीविका संकट का जो सबसिस्टेंस क्राइसिस है उसका एक बड़ा रीजन ये था कि फ्रांस के पॉपुलेशन में काफी तेज गति से वृद्धि हुई थी और पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ा था उस रफ्तार से फ्रांस का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया था। इसके चलते हमेशा मार्केट में जो है वस्तुओं का अभाव रहता था और कीमतें हमेशा बढ़ी हुई रहती थी। दूसरा जो रीजन था ये सबसिस्टेंस क्राइसिस के लिए वो ये था कि फ्रांस में जो लेबर्स थे या ऐसे कहें कि आर्टिजन्स जो थे, जो कारीगर थे, उन कारीगरों को रोजगार तो दिया गया था पर उनका जो वेतन है वो फिक्स कर दिया गया था।
वेतन फिक्स करने का मतलब ये कि आपको 5,000 रुपये दिया जाएगा, मतलब आज है, कल है, परसों है, 2 साल बाद, 4 साल बाद आपको 5,000 दिया जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि महंगाई जो है निरंतर बढ़ते रहती है। अगर गवर्नमेंट जॉब में काम करने वाले लोगों का अगर बात कीजिएगा तो उनको देखिएगा, उनको एक अलाउंस मिलता है बीच बीच में, डियरनेस अलाउंस, सॉरी, उनका जो बीच बीच में जो उनको डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, इसको हम लोग डीए कहते हैं। ये डीए में इंक्रीमेंट क्यों गवर्नमेंट करती है? गवर्नमेंट इंक्रीमेंट इसलिए करती है कि ये जो महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से उनके सैलरी में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इंडिया में सामान्यतः जो है साल में 2 बार डीए को देखा जाता है कि क्या महंगाई बढ़ी है, अगर बढ़ी है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है डीए, जिसको डियरनेस अलाउंस कहते हैं, उसी हिसाब से जो है इसको इंक्रीज किया जाता है। अगर महंगाई नहीं बढ़ी है तो डीए भी नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ऐसा डीए का कोई कंसेप्ट उस समय था नहीं, वहां पे फिक्स वेज था कि आपकी एक बार तो हो क्या रहा था, महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही थी, लोगों की सैलरी एक ही जगह पे रुकी पड़ी थी, जिससे उनका परचेजिंग पावर कम होते जा रहा था। मतलब ये कि वो सही तरीके से जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे थे। इन दोनों स्थितियों में, ऐसे स्थिति में अगर किसी साल नेचर मेहरबान न हो, बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए, बारिश ज्यादा न हो, वैसी स्थिति में ये पहले से जो कीमतें बढ़ी हुई हैं उनका और अभाव हो जाएगा और ऐसी स्थिति में लोग भूखे मरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसी कंडीशन को फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जाना जाता है और 1777 के और 89 के बीच में कई बार ऐसा हुआ जब फसल बर्बाद होने के कारण सबसिस्टेंस क्राइसिस का सामना फ्रांस को करना पड़ा। तो वो समझ में आ रहा है, पूछेगा कि सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या था, उसके क्या कारण थे, तो आपको ये 3 रीजंस बता देने होंगे। और एक चीज और बताते बताते थोड़ा सा मैं भूल गया कि 2 कंडीशन हमने पढ़ा था कि फ्रांस का जो है इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, वो हमने आपको बता दिया है कि ट्रेजरी क्यों खाली था लास्ट क्लास में। दूसरा जो है आपको ये भी बताया गया है कि फ्रांस का सोशल कंडीशन क्या था, इकोनॉमिक कंडीशन। तीसरा जो है, अगर मान लीजिए पॉलिटिकल कंडीशन भी पूछता है तो इसमें विशेष कुछ नहीं लिखना है। अगर मान लीजिए पूछता है कि फ्रांस के 1789 से पहले सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करें, तो पॉलिटिकल कंडीशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें सीधे सीधे बता देना है कि इस समय जो है 1789 के समय में जो है फ्रांस में जो किंग था उसका नाम लुई 16 था और वो एक पावरफुल किंग नहीं था, बल्कि हमेशा वो जो है विलास में जो है वो डूबा रहता था और वो जो है मेनली अपनी वाइफ के प्रभाव में रहता था। और वाइफ का क्या नाम था, लास्ट क्लास में किया था, मेरी एंटवाइनेट, जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। तो पॉलिटिकल कंडीशन अगर एक तो पूछेगा नहीं, अगर पूछ दिया तो ये बता देना है कि वो जो है बहुत दूरदर्शी नहीं था। तो ये वाला हो गया, फिर सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गया। अब ऐसी स्थिति में एक और बात इसमें जाता है कि फिर ये स्थिति तो पहले भी होती थी ना, पहले भी ऐसा नहीं कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन जो है 1789 में ही हुआ, रिवॉल्यूशन पहले भी किया गया, किसानों के द्वारा, कारीगरों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा रिवॉल्यूशन पहले भी किया गया। लेकिन 1789 में ऐसा क्या हुआ कि उस साल ऐसा क्या हुआ कि रिवॉल्यूशन जो है सक्सेसफुल हो गया। तो उसका एक बड़ा रीजन था कि ये जो रिवॉल्यूशन 1789 में किया गया था वो मिडिल क्लास के द्वारा किया गया था। हिंदी में मध्यम वर्ग या मध्य वर्ग, मिडिल क्लास के द्वारा इस रिवॉल्यूशन को जो है नेतृत्व प्रदान किया गया था। अब कई बार हम लोग भी अक्सर बात करते हैं कि हमारा जो मिडिल क्लास, हम लोग मिडिल क्लास आदमी है, भले उसका अर्थ समझे ना समझे, तो आज इसका कंसेप्ट समझ लीजिए कि मिडिल क्लास कहते किसको है। तो मिडिल क्लास में वो सारे लोग आ जाएंगे जिनका ऑक्यूपेशन जो है, जिनकी जो जीविका जो है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के द्वारा चलती हो।
नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के द्वारा। जैसे टीचर, वो खेती पे नहीं निर्भर है। जैसे मजदूर, मजदूर कौन? इंडस्ट्रियल वर्कर, उसकी जो जीविका है, उसके साधन क्या है? खेती नहीं है। तो खेती के अलावा अन्य कामों से जो अपना जीविका चलाते हैं, वो सारे के सारे लोग मिडिल क्लास में आते हैं। इस मिडिल क्लास का जो उदय हुआ फ्रांस में 18th सेंचुरी में, मिडिल क्लास जो है 18th सेंचुरी में उभर के सामने आया। रीजन क्या था, कैसे ये मिडिल क्लास उभर के सामने आ गया, कैसे डोमिनेट हो गया? तो 18th सेंचुरी के आसपास जो है ट्रेड जो है काफी बढ़ रहा था। यूरोप के अलग अलग देश जो है दूसरे देशों को ढूंढ रहे थे, अपने माल का निर्यात कर रहे थे। उस ट्रेड में इन लोगों को काफी पैसा मिला था, काफी पैसा कमाए थे वो लोग। कई लोग इंडस्ट्री लगा लिए थे, उससे इनको फायदा हुआ था, पैसा मिला था, जिसके कारण जो है ये मिडिल क्लास काफी उस समय रिच हो गया था। लेकिन प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी चूंकि फ्रांस में था, तो पैसा होने के बावजूद इस क्लास को समाज में इज्जत के नजर से नहीं देखा जाता था। यही कारण था कि मिडिल क्लास का जो लोग थे वो ये मानते थे कि समाज जो है वो इक्वालिटी पे बेस्ड होना चाहिए, सबको जो है वो प्रॉपर्टी के राइट्स होने चाहिए, इस तरह के वो डिमांड करता है। और आंदोलन का जो नेतृत्व जो है यही क्लास करता है। ये पूरी के पूरे तरीके से प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी को नकार देता है। ये कहता है कि व्यक्ति का जो वैल्यू होना चाहिए उसकी क्वालिटी के आधार पर होना चाहिए, जन्म के आधार पर व्यक्ति को नहीं कोई इज्जत मिलना चाहिए, बल्कि क्वालिटी के आधार पर उसको इज्जत मिलना चाहिए। एक और लोगों का स्पेशल रोल है फ्रांस के रिवॉल्यूशन में, और वो है फिलोसोफर्स। क्वेश्चन यहां से भी पूछता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका थी? रोल ऑफ फिलोसोफर्स। फिलोसोफर्स जो हैं उस समय मुख्य रूप से 3 दार्शनिकों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो उस समय फ्रांसीसी क्रांति को लाने के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। पहला जो व्यक्ति था उसका नाम था जॉन लॉक। अब इसका प्रोनाउंसिएशन लॉक है नहीं कर देना, लॉक है, इसको लॉक पढ़ते हैं, ई साइलेंट पढ़ता है। जॉन लॉक ने एक बुक लिखा था और उसका बुक का नाम था टू ट्रीटाइजेज ऑफ द गवर्नमेंट। टू ट्रीटाइजेज ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें जॉन लॉक ने किया क्या? इस बुक में उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि जो राजा जो है डिवाइन पावर की बात करता है, जो एब्सोल्यूट पावर की बात करता है, उसको इसने नकार दिया। मतलब जो पुराना जो राजतंत्र जो था, जो मोनार्की सिस्टम था, उसमें राजा देखो कैसे बेवकूफ बना देते लोगों को। राजा ये कहता था कि रूल करने का जो हमको पावर मिला है ये डिवाइन पावर है, मतलब भगवान के द्वारा हमें आदेश दिया गया है कि हम आप पे शासन करें। इसका मतलब ये कि जब भगवान ने हमें आदेश दिया है तो हम चाहे क्रूरतापूर्वक व्यवहार करें, चाहे हम डिक्टेटर बन जाएं, लेकिन पब्लिक को यह अधिकार नहीं है कि वो जो है राजा के खिलाफ बगावत करे। उसी तरह एब्सोल्यूट पावर का थ्योरी वो कहते थे कि राजा को पूर्ण अधिकार है, वो जो मर्जी है वो कर सकता है, जो कहेगा वही कानून बन जाएगा। तो इन दोनों बातों को जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइजेज ऑफ द गवर्नमेंट नामक बुक में नकार दिया। दूसरा जो फिलोसोफर है इसमें, उसका नाम है रूसो, जॉन जॉक रूसो। स्पेलिंग इसका जरा चेक कर लें, आप लोग चेक कर लीजिएगा इसका, मुझे स्पेलिंग ध्यान नहीं आ रहा इसका। रूसो ने भी एक बुक लिखा था जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी में सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जॉन लॉक की बातों को एक कदम आगे लेके गया और इसने कहा
कि जो सरकार बननी चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे बननी चाहिए। और वो कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में? तो जो पब्लिक है उसके और जो उसके रिप्रेजेंटेटिव है, जो इसके राजा हैं, उन दोनों के बीच में एक समझौता होना चाहिए और उस समझौते के तहत ही सरकार का निर्माण होना चाहिए। तीसरा जो इसमें जो फिलोसफर था जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू इसने एक बुक लिखा था, मॉन्टेस्क्यू का इसने मॉन्टेस्क्यू के बुक का नाम, मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज। और इसमें मॉन्टेस्क्यू ने बात कहा था पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहला व्यक्ति वर्ल्ड में जो है वो मॉन्टेस्क्यू ही था जिसने कहा था कि पावर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब ये पहले क्या होता था कि राजा के पास ही सारे पावर होते थे, राजा ही कानून बनाता था, राजा ही उसको लागू करता था और दंड देने का भी अधिकार उसी के पास था। मॉन्टेस्क्यू पहला व्यक्ति था वर्ल्ड में जिसने ये कहा कि राजा के पावर को लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में डिवाइड कर देना चाहिए। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच राजा के कर्तव्यों को, राजा के अधिकारों को बांट देना चाहिए, जिसमें इस लेजिस्लेचर का जो है मेनली काम क्या होगा? टू मेक लॉ। केवल इसका काम होगा कानून बनाना, उस कानून को लागू करवाने का काम एग्जीक्यूटिव करेगा, जबकि जुडिशरी का मेन काम दंड देने का होगा या न्याय करने का होगा। जो यूएसए में हमने पिछले क्लास में बात किया था, यूएसए में जो गवर्नमेंट 1776 के बाद बनी, उसमें मॉन्टेस्क्यू के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वाले सिस्टम को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। यहाँ के लोग जो हैं यूएसए में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को जो लागू किया गया उससे काफी प्रभावित थे और यहाँ पे जो लोग इकट्ठा होते थे कॉफी हाउसेस में, सैलून्स में, वहाँ पे अक्सर इन फिलोसफर्स की बातों को लोग डिस्कस करते थे और इससे काफी मोटिवेट लोग होते थे और लोगों ने ये मान लिया कि हाँ ये फिलोसफर्स सही बात कर रहे हैं। जो राजा है वो उसके पास ड्यूटीज कुछ भी नहीं है और राइट्स ही राइट्स हैं, तो ऐसे हमारे गवर्नमेंट को जो है हमें रिवॉल्यूशन के द्वारा हटा देना चाहिए। और अंततः जो है फिर हम लोग देखते हैं कि फाइनली जो है फ्रांस में 1789 में रिवॉल्यूशन हो जाता है। आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है, लेकिन टॉपिक दरअसल इसका काफी लंबा है, तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे लास्ट क्लास को नहीं देख पाए होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया हुआ है, आप वहां जाके लास्ट क्लास को देख सकते हैं। अगले क्लास में फिर हम लोग देखेंगे कि रिवॉल्यूशन कैसे होता है और फिर ये रिवॉल्यूशन कैसे आगे बढ़ता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।